गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट किया है और उसमें हमने प्रस्तावना में पढ़ा कि जो ये पालमपुर गांव है की जो कहानी है ये काल्पनिक कहानी है और इसके द्वारा एक छोटे से गांव जो है पालमपुर के उत्पादन से संबंधित मूल विचारों को बताया गया है। और इस गांव की जो मुख्य क्रिया है बच्चों वो क्या है, खेती है, लेकिन लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी परिवहन आदि भी इसकी कुछ अन्य क्रियाएं हैं। और ये भी बताया था बच्चों कि जो पालमपुर गांव है उसमें सड़कें, बिजली, सिंचाई, परिवहन के साधनों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों एवं संचार का भी पर्याप्त विकसित तंत्र है। अब बच्चों प्रस्तावना के बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन का संगठन। सबसे पहले तो हम उत्पादन का मतलब जानेंगे। तो उत्पादन से आशय है कि जो आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको उत्पादित करना, अर्थात बच्चों जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पन्न करना ही उत्पादन का उद्देश्य होता है। और बच्चों ये जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनके उत्पादन के लिए निम्नलिखित 4 साधन आवश्यक हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है भूमि, है ना। भूमि जो है बच्चों, भूमि के अतिरिक्त और भी अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि जल है, वन है और खनिज आदि इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा है श्रम। बच्चों जो उत्पादन है उसका दूसरा महत्वपूर्ण साधन श्रम है, क्योंकि जो हर श्रमिक जो है उत्पादन के लिए वो क्या करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है और इसमें उसका मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार का जो श्रम है होता है वो सम्मिलित होता है। तीसरा है बच्चों भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए सबसे अधिक आवश्यक साधन है ना। और उत्पादन के लिए अपेक्षित कई तरह की वस्तुएं, संपत्ति आदि भौतिक पूंजी कहलाती हैं। और बच्चों भौतिक पूंजी के अंतर्गत देखो निम्न को रखा गया है, जैसे कि उत्पादन के लिए औजार और मशीनों में जो सबसे साधारण जो औजार है किसान का वो आप सभी को मालूम है वो हल होता है, उससे लेकर जो परिष्कृत मशीनें हैं जैसे कि जनरेटर है, आपका कंप्यूटर है, टरबाइन है और ये सब आते हैं। और यंत्र, मशीनों व भवनों का प्रयोग बच्चों उत्पादन कार्यों में काफ़ी वर्षों तक किया जा सकता है और इन्हें उत्पादन कार्यों की स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। अब बच्चों उत्पादन करने का जो प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल हैं और नकदी है उसके प्रवाह को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जैसे कि जो बुनकर होते हैं, बुनकर जानते हो ना, जो कपड़ा बुनते हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कच्चा सूत है ना। और सूत किससे बनता है आपको मालूम है, कपास से। और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, आपको मालूम है जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। और उत्पादन के लिए जरूरी माल खरीदने व भुगतान करने के लिए उसे नकदी, मुद्रा इत्यादि चाहिए, है ना। अब बच्चों फोर्थ है मानव पूंजी। अपने आप उपभोग या बाजार में बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए, जो उत्पादन करने के लिए भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ क्रियाशील करने योग्य बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, श्रम की और ज्ञान की, है ना। मतलब कि मेहनत की और ज्ञान की ज़रूरत होती है और इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, इसको ही मानव पूंजी कहते हैं। अब बच्चों उत्पादन का संगठन के बाद अब हम पढ़ेंगे पालमपुर में खेती। सबसे पहले स्थिर भूमि। इस गांव में खेती ही लोगों का क्या है, मुख्य उत्पादन का स्रोत है, मुख्य उत्पादन का साधन है। और कार्य करने वाले लगभग जो 75% भाग हैं वो क्या है बच्चों, मतलब जैसे कि गांव की जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या उसका 75% भाग लोग जो हैं वो कृषि के कामों पर ही निर्भर करते हैं और कृषि, खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। इसमें कुछ किसान ऐसे हैं बच्चों, कुछ किसान हैं तथा
जो दूसरे किसान हैं वो दूसरों की भूमि पर, कुछ की तो अपनी भूमि है और जो कुछ किसान ऐसे हैं जो दूसरे किसानों की भूमि में, ज़मीन में मजदूरों के रूप में काम करते हैं और इन कृषकों, कृषि मजदूरों तथा उनके परिवार की जीविका किस पे निर्भर करती है? वो उनकी जीविका कृषि की उपज पर, जैसी खेती होगी वैसा ही उनको क्या होगा? लाभ होगा, है ना। तो उस पर निर्भर करती है। इनके जीवन स्तर में सुधार के लिए जो कृषि उत्पादन है उनमें वृद्धि आवश्यक है, लेकिन कृषि कार्य में एक मूलभूत जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये है कि भूमि जो है क्षेत्र स्थिर होता है। इस प्रकार कृषि उत्पादन में विस्तृत कृषि अथवा गहन कृषि द्वारा बच्चों 2 तरीकों से वृद्धि लाई जा सकती है। पालमपुर गांव में सन 1960 से बताइए अब तक जुताई वाले भूमि क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं हुआ है और भूमि मापने के लिए जो मानक इकाई है उसमें हेक्टेयर का प्रयोग होता है। मतलब भूमि किस में नापी जाती है? हेक्टेयर में, है ना। लेकिन गांव में जो भूमि है वो कैसे मापी जाती है? बीघा में, गुंठा में, ये सब जो है क्या है? क्षेत्रीय इकाई है, इनमें मापी जाती है। और 1 हेक्टेयर 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब बच्चों हमने पढ़ा स्थिर भूमि के बारे में, तो अब जो स्थिर भूमि है उसमें ज़्यादा पैदावार कैसे हो सकती है ना, ज़्यादा फसल कैसे उगाई जा सकती है, उसके उपाय के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मतलब कि कृषि की उपज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला है सह फसल। किसी भी गांव में बंजर पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाकर उसे क्या किया जा सकता है? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है ना। और इसको क्या कहते हैं? इसे विस्तृत कृषि कहते हैं। और इसके अंतर्गत बच्चों जो कृषि है ना उसकी उपज को बढ़ाने के लिए नई भूमि पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। लेकिन जो पालमपुर गांव है उसमें कृषि योग्य भूमि की मात्रा क्या है? निश्चित है ना। पिछले लगभग 50 सालों के अंतर्गत पालमपुर में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया कोई विस्तार नहीं हुआ है। और इससे पहले जो किसान थे वो गांव की कुछ चरगाह तथा अकृषि और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर उसमें क्या करते थे? उसमें उन्होंने कृषि का कार्य करना आरंभ किया। परंतु क्या हुआ? अब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं? वहाँ यहाँ के लोग एक फसल के साथ दूसरी फसल का भी उत्पादन करना चाहिए उनको, जैसे गन्ने के साथ दाल उगानी चाहिए, है ना। अब बच्चों सेकेंड है बहुविधि फसल प्रणाली। वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं बच्चों? बहुविधि प्रणाली कहते हैं। इंग्लिश में इसको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये भूमि के किसी भी टुकड़े को उपज बढ़ाने की सबसे बच्चों जो सामान्य सी प्रणाली है वो है। और पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। बरसात के मौसम में वो ज्वार और बाजरे की खेती करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? ज्वार और बाजरे की फसल को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। और इनसे क्या होता है बच्चों? ये सब फसल जो है वो पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग होती है। और इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में वो आलू की खेती करते हैं। और ये जो आलू की फसल है वो लगभग कितने माह में? 2 माह में तैयार हो जाती है। और सर्दी के मौसम में पालमपुर में मुख्यतः किसकी? गेहूं और सरसों की खेती की जाती है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको रबी की फसलें कहते हैं। नवंबर दिसंबर में गेहूं बोया जाता है और 3-4 बार सिंचाई करने के बाद मार्च अप्रैल में आप सभी जानते हैं, सभी बच्चों के घर में खेती होती है, इसलिए उन सभी को जानकारी है। मोस्टली हमारे यहाँ भी सभी बच्चों के घर में खेती होती है। उनका भी जीविका का जो मुख्य साधन है वो कृषि है, इसलिए वो सभी जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में गेहूँ बोते हैं और 3-4 महीने बाद सिंचाई करने के बाद मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसी तरह बच्चों पालमपुर में उपजाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में धान, गेहूँ, सरसों और जो आलू हैं वो प्रमुख हैं। और उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रख के जो मतलब कि जैसे जो भी गेहूँ पैदा हुआ उसमें से जितना हमारे परिवार में एक साल में
इस्तेमाल होता है अनाज, उस इतना गेहूँ रखने के बाद बाकी को क्या किया जाता है, वहाँ के लोग जो रायगंज की मंडी है, जो बाज़ार है, मेन मार्केट है, वहाँ पर जाकर, जो होलसेल मार्केट है, वहाँ पर जाकर बेच देते हैं। और पालमपुर के किसान भूमि के एक भाग पर क्या करते हैं, गन्ने की खेती भी करते हैं, जिसमें वर्ष में एक बार कटाई की जाती है और गन्ना बच्चों कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। सभी बच्चों को मालूम है ना कि गन्ने से गुड़ बनाया जाता है और गन्ने से चीनी भी बनती है ना। अब बच्चों, बहुविध फसल प्रणाली के सफल होने के क्या कारण है, ये बताती हूँ मैं आपको। पालमपुर के जो सभी किसान हैं वो कुछ वर्षों में कम से कम 2 और कुछ किसान 15-20 वर्षों में तीसरी फसल आलू भी पैदा कर रहे हैं, है ना। इसके लिए वो 2 या 3 फसलों का उत्पादन इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इस गांव में सिंचाई की क्या है, हमने आपको पहले बताया था, सिंचाई की उचित व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है ना। बिजली की सहायता से वो लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं। और प्रारंभ में पालमपुर के किसानों के द्वारा पारस्परिक माध्यमों जैसे कि कुओं से रहट जानते हो ना, पहले के टाइम में कुओं से रहट चलाया जाता था। रहट चलाने से क्या होता था, कुओं से पानी निकाला जाता था, उसके द्वारा सिंचाई की जाती थी। परंतु कुओं से अब बहुत अधिक भूमि की सिंचाई करना बच्चों संभव नहीं था। सबसे पहले सरकार ने सन 1962 और 64 में पालमपुर में एक नलकूप का निर्माण करवाया और जो बिजली से चलाया जाता था, लेकिन बिजली की पूर्ति के लिए यहाँ के किसानों द्वारा क्या किया जाने लगा, बिजली से चलने वाली नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाने लगी। और इसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि सन 1970 के मध्य तक 200 हेक्टेयर के संपूर्ण जूते क्षेत्र जो थे वो उनमें सिंचाई होने लगी। और परंतु पिछले कुछ वर्षों में राज्य में बिजली की कमी होने व सिंचाई की अधिक आवश्यकता होने से नलकूपों को किससे चलाया जाता है, जनरेटर से या ट्रैक्टर से भी चलाना पड़ता है। अब पढ़ेंगे हम सिंचाई व्यवस्था। भारत में सभी गांवों में बच्चों इस प्रकार की उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में जो तटीय मैदान है वहाँ पर भी अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत जो पठारी क्षेत्र हैं जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम की जाती है। आज भी हमारे देश में कुल कृषि क्षेत्र का 40% भाग ही सिंचाई वाला क्षेत्र है और शेष जो क्षेत्र हैं उनमें खेती मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, वर्षा पर, है ना, बारिश पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, हमारा पालमपुर में खेती टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब हम जब हमारा नेक्स्ट टाइम क्लास होगा तब हम कृषि की आधुनिक तकनीक से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।